ओके, ये लेक्चर नंबर जो है 8 मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। और जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 16 का पार्ट बी जो था, उसके आखिरी पेज पे एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल का पार्ट बी है, जो फेजर डायग्राम है, एक मिनट, ये जो फेजर डायग्राम है, ये दोनों पार्ट्स की इकट्ठी बनाई हुई है। तो ये मैं बताना भूल गया था कि जब आप पार्ट सी कर लोगे, उसके बाद E1 और E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू जो है वो आएगी पार्ट ए से, ये पार्ट ए से E1 की वैल्यू आएगी। इसमें E डैश लिखा हुआ, आप E1 और E2 भी लिख सकते हो। फिर पार्ट सी से E डैश की वैल्यू आएगी, जो कि दूसरी वैल्यू है, जो कि मैग्नीट्यूड वही है, एंगल चेंज हो गया। इसी तरह पार्ट ए से IA की वैल्यू डालनी है और पार्ट सी से IA डैश की वैल्यू डालनी है। तो ये फेजर डायग्राम जो है, ये पार्ट ए और पार्ट सी दोनों की कंबाइंड है। ठीक है, ये फेजर डायग्राम का मैं बताना भूल गया था। तो अब ये करके अब मैं शेयर स्क्रीन में चेंज करके लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये लेक्चर नंबर 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 में इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट चेंजेस ऑन सिंक्रोनस मोटर हम देखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। फील्ड करंट चेंजेस का है, इसका ग्राफ है, इसकी एक्सप्लेनेशन, नीचे फेजर डायग्राम है। अगले पेज पे ये कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ग्राफ है, और अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड मोटर्स की डेफिनेशंस हैं। एग्जांपल 5.2 है और फील्ड करंट चेंजेस का ये है, और ये 2 पेजेस पे एग्जांपल 5.2 की हुई है। ठीक है, तो वापस आ जाएं पहले पेज पे। इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट चेंजेस ऑन सिंक्रोनस मोटर, ये हम डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ लोड चेंजेस ऑन द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, पिछले टॉपिक में लोड चेंजेस देखा था। नाउ टू फाइंड आउट हाउ द मोटर बिहेव्स विद द change in field current IF, first consider the following phasor diagram of the synchronous motor operating at a lagging power factor. लैगिंग पावर फैक्टर में अगर मोटर चल रही है तो उसका फेजर डायग्राम इस तरह होगी। IA जो है वो V5 से नीचे होगा, ये है, और जे एक्सेस आई ए, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पावर जो है, इसको कहते हैं जे एक्सेस आई ए को ये साइन डेल्टा। ठीक है, ये डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पावर है। अब चेक करते हैं कि फील्ड करंट चेंजेस करने से क्या फर्क पड़ता है। If we increase the field current, it will increase the flux phi in the rotor field. सबसे पहला बात तो ये है कि अगर फील्ड करंट चेंज करते हैं तो फ्लक्स फाई चेंज होगा, क्योंकि IF और फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हो गया। फिर क्या होगा, एन इंक्रीज इन फ्लक्स, एन इंक्रीज इन फ्लक्स विल कॉज एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ EA। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जो EA है वो K फाई ओमेगा होता है, तो फ्लक्स इंक्रीज करने से K फाई ओमेगा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, since the power supplied by the motor is not changed by increasing IF, so the real power supplied by the motor will remain constant. Power जो है वो constant रहेगी। ठीक है, power supplied by the motor changes only when the shaft load torque increases. तो load torque बढ़ने से power बढ़ती है, तो VT is also constant. It is kept constant by the power source supplying the motor. तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पावर जे एक्सेस आई ए जो है, इसको E A साइन डेल्टा या IA कॉस थीटा कहते हैं, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर आप नीचे फेजर डायग्राम पे आ जाओ, तो एक मिनट, ये फेजर डायग्राम पे आ जाओ। तो इस फेजर डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो है ना, ये जो चार बने हुए हैं, ये फील्ड करंट चेंज करने से पहला E1 जो है, ये एक फील्ड करंट पे, फिर फील्ड करंट इंक्रीज करती हैं तो E2 आ जाता है, E3 आ जाता है। अब आप देख रहे होगे, क्योंकि पहले पिछले टॉपिक के अंदर जो है वो EA का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा था, लेकिन एंगल चेंज हो रहा था। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर जो फील्ड करंट चेंज करने से EA का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये लाइनें लंबी होती जा रही हैं। अब EA का जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और IA जो है, करंट IA, ये करंट IA जो है ये पहले डिक्रीज कर रही है और लैगिंग से यूनिटी पावर फैक्टर पे जा रही है, उसके बाद लीडिंग में जाके उसका फिर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अब अगर लास्ट टॉपिक, ये जो लास्ट ये जो थ्योरी है लिखी हुई है, उसमें देखते हैं। व्हेन द फील्ड करंट इज इंक्रीज, EA मस्ट इंक्रीज, बट इट कैन डू ओनली डू सो बाय स्लाइडिंग आउट अलोंग द लाइन ऑफ कांस्टेंट पावर। ठीक है, EA इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पावर है ये कांस्टेंट रहेगा और EA का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे
Notice that as the value of EA increases, the magnitude of armature current first decreases, then increases again. At low EA, armature current is lagging and motor is an inductive load consuming reactive power. If IF increases, armature current eventually lines up with V5 and motor acts as a purely resistive load. If IF is further increased, then IA becomes a leading and motor becomes capacitive load that is supplying reactive power to the system. A plot of IA versus IF is shown in the figure below. अच्छा पहले ऊपर आ जाओ ऊपर वाली डायग्राम पे यहाँ पे देखो कि IA जो है ये IA1 जो है पहले लैगिंग था उसके बाद फर्दर IF इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू कम हुई लेकिन ये रेजिस्टिव लोड बन गया V5 के साथ लाइन अप हो गया जीरो के एंगल पे उसके बाद फर्दर IF इंक्रीज किया तो ये लीडिंग में चला गया और इंक्रीज होने लग गया तो ये IF के बारे में IF फील्ड करंट चेंज करने से जो आर्मेचर करंट पे असर पड़ता है ये लिखा हुआ है ठीक है अगले पेज के ऊपर उसके बाद उसने IA और IF को प्लॉट किया IA और IF को प्लॉट अगर करेंगे तो इस तरह होगा कि पहले फील्ड करंट चेंज करने से IA जो है वो डिक्रीज कर रहा है उसके बाद यहाँ पे पावर फैक्टर यानी पहले लैगिंग पावर फैक्टर है उसके बाद यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी आ गया और उसके बाद फर्दर IF इंक्रीज करने से जो है वो IA इंक्रीज कर रहा है जो कि हमने ऊपर फेजर डायग्राम में भी देखा है ये कमेंट्स लिखे हुए हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये जो यू शेप का कर्व है ये वाला जो पोर्शन है ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए और दरमियान में जो कर्व का किनारा है ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है देयरफॉर बाय कंट्रोलिंग IF द रिएक्टिव पावर सप्लाई टू और कंज्यूम बाय द सिंक्रोनस मोटर कैन बी कंट्रोल्ड इसका मतलब ये हुआ कि हम IF कंट्रोल करने से मोटर की रिएक्टिव पावर जो है ना सप्लाई या कंज्यूम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं ये दो डेफिनेशन हैं कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ EA onto V5 is less than V5 then synchronous motor has lagging current and consumes reactive power and motor is under excited ठीक है तो ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है फेजर डायग्राम इसमें देखो कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है कि अगर EA का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है V5 के ऊपर अगर वो V5 से कम हो तो मोटर का लैगिंग करंट होता है और ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है इसको अंडर एक्साइटेड कहते हैं जबकि दूसरी डायग्राम में देखो अगर EA का प्रोजेक्शन है V5 के ऊपर ये जो ये हाईलाइटेड पोर्शन ये लाइन मैंने हाईलाइटेड लाइन लगाई हुई है ना ये वाला EA का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है V5 के ऊपर अगर वो V5 से बड़ा हो तो मोटर जो है वो लीडिंग करंट की होती है और रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है और इसको ओवर एक्साइटेड कहते हैं तो ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर ठीक है तो उसमें आपने ये दोनों फेजर डायग्राम में ड्रॉ करके लिखना है और ये जो कर्व है IF का वर्सेस IA का ये भी आ सकता है यू शेप इसको सिंक्रोनस मोटर का V कर्व कहते हैं यहाँ पे फिगर 5.9 बना के तो सिंक्रोनस मोटर का V कर्व लिखा हुआ है ठीक है अच्छा अगले पेज पे आ जाओ अगले पेज पे एग्जांपल 5.2 है 208 वोल्ट 45 kVA 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग डेल्टा कनेक्टेड 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल पिछली एग्जांपल वाली है इज सप्लाइंग 15 हॉर्स पावर लोड with an initial power factor of 0.85 power factor lagging. The field current at these conditions is 4 ampere. Sketch the initial phasor diagram of this motor, find IA and EA. Or part B में if the motor flux is increased by 25%, sketch the new phasor diagram of the motor, find new EA, IA and power factor of the motor. पार्ट सी को स्किप कर देना पार्ट सी नहीं कर रहे हैं हम पार्ट ए और बी करना है तो ये बिल्कुल पिछली एग्जांपल से मिलता जुलता है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल पिछली एग्जांपल के डाटा से हमने देखा था कि पी इन जो है वो निकाली थी पी इन और सारे लॉसेस को ऐड करके 13.69 निकाली थी ये मैं आपको बता देता हूँ पहले पी आउट निकालनी है और फिर पी इन इज इक्वल टू पी आउट प्लस लॉसेस तो 13.69 किलोवाट आएगी सिंस द मोटर पावर फैक्टर इज 0.85 लैगिंग द रिजल्टिंग IA विल बी ये IA आ जाएगा इधर से IA इज इक्वल टू पी इन ओवर 3V5 cos थीटा 13.69 किलोवाट है ये इसमें देख लेना ऊपर 13.69 के साथ के लिखना है 1000 किलोवाट है ये ठीक है ये पी इन की वैल्यू जो है वो किलोवाट में है तो आपने किलोवाट लिखना है इसके साथ यहाँ पे ठीक है और V5 की वैल्यू 208 है पावर फैक्टर 0.85 है तो ये IA की वैल्यू 25.8 आ जाएगी थीटा कैसे आएगा 0.85 जो पावर फैक्टर है उसका कॉज इनवर्स ले लोगे तो थीटा आ जाएगा 31.8 तो IA का मैग्नीट्यूड आ गया 25.8 और एंगल जो है वो
-31.8, लैगिंग है तो माइनस में आएगा, ठीक है। ई ए कैसे फाइंड करेंगे, ई ए के वी एल से फाइंड कर लेंगे। ई ए इज इक्वल टू V5 माइनस जे एक्स एस आई ए। तो यहाँ से V5 की वैल्यू 208 है और एक्सेस की वैल्यू 2.5 ओहम है और 25.8 और ये आई ए है जो ऊपर निकाला है। तो ई ए वन जो है वो 182 एंगल -17.5 जो है ये ई ए वन आ जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम हम पार्ट बी के बाद ड्रॉ करेंगे। अब पार्ट बी क्या है, इफ द फ्लक्स इज इंक्रीज बाय 25% देन ई ए इज इक्वल टू K5 ओमेगा विल आल्सो इंक्रीज बाय 25%। तो फ्लक्स और ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए अगर फ्लक्स 25% इंक्रीज कर रहा है पार्ट बी में तो ई ए भी 25% इंक्रीज करेगा, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 25% इंक्रीज तो 1.25 इंटू ई ए वन। तो ई ए टू का जो मैग्नीट्यूड है वो ई ए वन के मैग्नीट्यूड का 1.25 होगा। तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके मैग्नीट्यूड ई ए वन को, तो 227.5 आया। उसके बाद डिस्टेंस ई ए साइन डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू पावर रिमेंस कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पावर है वो क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है, तो ई ए साइन डेल्टा वन इज इक्वल टू ई ए टू साइन डेल्टा टू करेंगे। इधर से डेल्टा टू जो है वो आ जाएगा -13.9। तो ई ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ऊपर हमने ये कैलकुलेट किया 1.25 से मल्टीप्लाई करके, और ई ए का मैग्नीट्यूड जो एंगल है वो ये डेल्टा टू आ जाएगा -13.9। और उसके बाद आई ए फाइंड कर लेंगे के वी एल से V5 माइनस ई ए टू ओवर जे एक्स एस। तो ई ए टू की जो नई वैल्यू आई है वो यहाँ पे लेनी है, ये नई वैल्यू जो है ई ए टू की आई है ये यहाँ पे लेनी है, तो इससे आई ए टू आ जाएगा। और मोटर का जो पावर फैक्टर है, मोटर का पावर फैक्टर जो है वो क्या आएगा, ये जो आई ए आया ना आपका, आई ए का एंगल आया है -13.9, इसका कॉस ले लेंगे अगर तो नया पावर फैक्टर आएगा जो कि 0.974 लीडिंग है। तो यहाँ पे पार्ट बी खत्म कर रहे हैं और दोनों पार्ट्स की इकट्ठी फेजर डायग्राम ये बनी हुई है। ई ए वन जो है, ठहरे मैं इसको नीचे से स्किप कर लूँ। जो ई ए वन है वो पार्ट ए से है और ये दूसरा ई ए टू जो है ये पार्ट बी से है। इसी तरह आई ए वन जो है ये आई ए वन ये पार्ट ए से है और आई ए टू जो है ये पार्ट बी से है, ठीक है। इसी तरह जे एक्सेस आई ए वन ये डिस्टेंस प्रोपोर्शनल जे एक्सेस आई ए वन और जे एक्सेस आई ए टू जो है ये पार्ट बी से है। तो दोनों पार्ट्स की इकट्ठी फेजर डायग्राम बना ली है हम। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि यू कैन ड्रॉ बोथ फेजर सेपरेटली। आप पार्ट ए और पार्ट डी की फेजर डायग्राम अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन ये बुक वाले ने क्योंकि इकट्ठी बनाई थी इसलिए हमने यहाँ पे ये इकट्ठी बनाई हुई है फेजर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 खत्म हो रहा है। पार्ट सी जो है इस एग्जाम्पल का ये स्किप करना है। पार्ट सी जो है ये इतना ही कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको छोड़ देना। पार्ट सी को पार्ट बी तक ही करना है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट वीक आपका क्विज भी है। थैंक यू।